नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से एमए फाइनल हिंदी में बीसलदेव रासो की कथा वस्तु के बारे में आज अध्ययन करेंगे। नरपति नालय द्वारा रचित एकमात्र उपलब्ध काव्य बीसलदेव रासो ही है। नरपति भट्ट जाति का था, जिसकी उपजाति साल्य थी। उसने कई स्थानों पर अपने नाम को नरपति व्यास भी कहा है। साल्य और व्यास भट्ट जाति की भी शाखाएँ हैं। नरपति नालय ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रसिद्ध कृति बीसलदेव रासो की रचना की है। इस रासो की रचना नरपति ने संवत 1212 विक्रम में की थी। ये रचना संवत अभी तक विद्वानों के लिए विवाद का विषय बना हुआ है। उसकी रचना संवत में शंका का कारण भी उचित दिखाई देता है। बीसलदेव रासो को भाषा संवत 1212 विक्रम को दिखाई नहीं देती। यह तो 16वीं 17वीं सदी तक के शब्द वाक्य प्रयोगों से युक्त है। भाषा परिवर्तन का मूल कारण इस ग्रंथ का गेय परंपरा में होना है। गायकों ने अपने युग की भाषा को स्थान स्थान पर समाविष्ट कर दिया है। इसको अनेक घटनाएं भी इतिहास से मेल नहीं खाती है। बीसलदेव रासो एक श्रृंगार रसपरक काव्य कृति है, जिसमें श्रृंगार के संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग अथवा विप्रलिंग श्रृंगार की प्रधानता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसलदेव रासो में यद्यपि कृति का खंडों में विभाजन नहीं मिलता, तथापि इसके कथानक के निम्नलिखित 4 खंड किए जा सकते हैं। पहले खंड में राजा भोज परमार के राज्य वैभव विवाह योग्य पुत्री राजमती के लिए वर खोजना, बीसलदेव का चयन, बारात, विवाह और राजमती के अजमेर आने तक की घटनाएं हैं। दूसरे खंड में बीसलदेव का गर्व और राजमती की व्यंगोक्ति, राज्य प्रयास की तैयारी, राजमती द्वारा रोकने का प्रयास और भतीजे को राजकाज सौंपना और उड़ीसा तक पहुंचने के प्रसंग नियोजित है। तीसरे खंड में वियोगिनी राजमती का विरह, पंडित के साथ संदेश प्रेषण, राजा का वापस घर लौटना अंकित है। चौथे खंड में राजा के अजमेर आने पर अगवानी व स्वागत, भतीजों को युवराज बनाना, राजमती को लेकर धार जाना, गोने के बाद राजमती को अजमेर लाना तथा सुखपूर्वक जीवन की चर्चा है। बीसलदेव रासो का कथानक अत्यंत रोचक, सरस और मार्मिक है। इसमें बीसलदेव के विवाह प्रसंग से लेकर उड़ीसा जाने और वहां से लौटने तक का इतिवृत्त समाहित है। वास्तव में इस कथानक में बीच बीच में ऐसे प्रसंग आयोजित किए गए हैं जिसमें कथानक आकर्षक और मार्मिक बना रहा। इसके कथानक को इस प्रकार हम संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। संबंध प्रबंध काव्य में यह परंपरा रही है कि कवि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के उद्देश्य से कोई न कोई मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। ये मंगलाचरण कवि या तो अपने किसी इष्ट देवता की स्तुति से करता है या फिर सृष्टि के विधाता के से याचना करता हुआ मंगल कामना के रूप में मंगलाचरण लिखता है। नरपति नालय ने भी बीसलदेव रासो के प्रारंभ में गणेश जी की वंदना की थी। गौरी का नंदन त्रिभुवन सार, नाद भेदई थारई उदर भंडार, एक दंतम मुखी जल हलई, मुस्का कौ वाहन तिलक सिंदूर, कर जोड़ी नरपति धणई, जानी करी रोहिणी तपई सूर, भुवन नई देसों रे रवि तलाई।
गणेश वंदन के पश्चात कवि ने कृति के तीसरे छंद में सामान्यतः नारी जीवन की स्थिति की ओर संकेत करते हुए ये भी बतला दिया कि उसके इस काव्य को नायिका जिस पीड़ा को भोगेगी वह नारी जाति की व्यथा है। कवि ने काव्य के तीसरे छंद में यह सूचना दे दी कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा काव्य किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए है गद्यांश जिसमें कवि सरस्वती की वंदना से पहले क्रोशित पति का विरहिणी नायिका की वेदना को अनुभव करता हुआ अपने काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत करता है। हस गमणी मृग लोहिणी नारी शीस समाह भई दिन गिणही। तत्पश्चात कवि एक दंत गौरी पुत्र गणेश जी की वंदना करता है, सरस्वती को प्रसन्न करता है, फिर दोबारा गणेश और सरस्वती को रिझाता है ताकि वे कवि के रास को दोष मुक्त करे। इसके पश्चात नाटक के पात्र मंडली बद्ध होकर मंच पर प्रवेश करते हैं और राम राज्य सभा को आकर्षित करते हैं। इसी समय कवि इस राम रास की रचना संवत 1212 विक्रम ज्येष्ठ शुद्धि नवमी बुधवार को प्रकट करता है। गीत नृत्य बांसुरी वादन को सम्मिलित लय में मंडली बद्ध पात्र रास को रूप देते हैं। मूल कथा प्रारंभ होती है जिसके अनुसार धार का राजा भोज परमार 80,000 हाथियों और 5 अक्षौहिणी सेना के साथ वैभव संपन्न राज्य भोगता था। उसके अतिशय रूपमती कन्या थी जिसका नाम राजमती था। 12 वर्ष की आयु पार करते ही राजा भोज की रानी ने अपनी कन्या के विवाह हेतु वर खोजने के लिए राजा के सामने आग्रह किया। राजा ने उस समय की रीति के अनुसार ब्राह्मण को बुलाया और शुभ मुहूर्त में उसे वर खोजने के लिए रवाना किया, जिसने टोडा, जैसलमेर, नगर, अयोध्या, दिल्ली, मंडल, मथुरा आदि अनेक स्थानों की यात्रा की, किंतु कोई वर नहीं जचा। घूमते घूमते वे अजमेर आया। बीसल देव सब प्रकार से राजमती के योग्य वर दिखाई दिया। बीसल देव को राजमती के वर के रूप में चुनकर जब ब्राह्मण विदा हुआ तो उसे घोड़ा, वस्त्र, सोना आदि लेकर सम्मानित किया। बीसल देव ने परमार वंश की राजकुमारी के साथ विवाह को सम्मान की भांति समझी। अजमेर में हर्षोल्लास छा गया था। धार का राजा भोज भी इस संबंध में जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। कृति के छठे छंद में कवि ने कृति की नायिका राजमती के पिता राजा भोज का वर्णन करते हुए दिखाया कि उसके दरबार में चारों दिशाओं के राजा और राणा विद्यमान रहते थे। एक दिन उनकी रानी ने राजा भोज से अपनी पुत्री राजमती के लिए किसी योग्य वर से विवाह कर देने की इच्छा व्यक्त की। राजा भोज ने अपने राजपंडित और भ्रष्ट भाट को बुलाकर कहा कि आप मेरी पुत्री के लिए अच्छा वर खोज दीजिए। उन्होंने पंडित और भाट को लगन की सुपारी देते हुए कहा कि आप लोग अजमेर जाइए और वहाँ के राजा बीसल देव को राजमती के लिए वर निश्चित कर आइए। कवि नरपित नाले ने अजमेर के राजा बीसल देव के वैभव का वर्णन बड़े कौशल के साथ किया है। राजा भोज अपने राजपंडित को बताते कि अजमेर का राजा बीसल देव चौहान वंश का था। वह सच्चा क्षत्रिय था। राजभोज के द्वारा बीसल देव का जो परिचय दिया गया वह उसके वैभव को ही स्पष्ट कर देता है। कवि ने उसके विषय में लिखा कि राजा बीसल देव क्षत्रियों के 3600 कुलों का श्रृंगार है। उसके यहाँ 1 लाख घोड़ों पर आकर पड़ी रहती है। जब ब्राह्मण और भाट ने अजमेर जाकर राजा बीसल देव को राजमती का वर मनोनीत करते हुए नारियल और सुपारी भेंट की तो अजमेर के घर घर में आनंद मनाते हुए कहा जाने लगा कि चौहानों के कुल का उद्धार हो गया है। जो घर में परमार जाति की कन्या आने वाली है
राजा विशलदेव ने राज पंडित को अपार धन देकर विदा किया। विशलदेव ने चारों दिशाओं में नौते भेजे, खंड खंड के राजा इकट्ठे हुए, बाजे बजे, शह बोझ हुआ, हाथी घोड़ों को सजाकर बारात का वैभव बढ़ाया गया। बारात जब चली तो उसकी धूल से सूरज ढक गया। इंद्र विमान में बैठकर उत्सव देखने आया। 80,000 घोड़े, 150 हाथी, 50,000 पालकी सवार और ध्वज लगे रथों की धूल से सूरज छिप गया। कलश बंधन, मोती वरण, आरती, वेदोच्चार, मंगलगान और पंच शब्द की झंकार हुई। बघेरा नामक स्थान पर बारात इकट्ठी हुई। चित्तौड़, पाटनपुर, बिशलपुर में विश्राम करती बारात धार पहुंची। विशलदेव राजमती का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। 62 चरण और चारों खंडों के राजा महाराजा विवाहों में सम्मिलित हुए थे। अगवानी में गौड़, कछुआ, सोलंकी, सांखला, चावड़ा, चौहान, गहलोत, परमार आदि अनेक राजवंश के सरदारों के साथ मुसलमान भी थे। उज्जैन के पास अगवानी की गई। 80,000 बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। तोरण बंधन के समय राजमती ने वरमाला पहनाई। फेरों के अवसर पर आलीसर, कुंडाल, मंडावर, सोरठ, गुजरात, सांबर, नागरचाल, टोडा, टोंक, मांडलगढ़, उपरमाल, थोल, निखाड़ी आदि हथलेवा में दिए गए। राजमती के आग्रह पर चित्तौड़ भी दे दिया गया। पैरावनी हुई। सास को प्रणाम करके विशलदेव ने विदा ली। अजमेर पहुंचने पर विशलदेव का खूब हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। विशलदेव रासोक काव्य की नायिका राजमती जब विवाहिता बनकर विशलदेव के प्रसाद में पहुंची तब विशलदेव और उसका वार्तालाप होता है। ये वह वार्तालाप पति पत्नी के वार्तालाप से या कहे कि सामान्य वार्तालाप से कुछ भिन्न प्रकार है। वार्तालाप के दौरान विशलदेव अपने आप को श्रेष्ठ और सर्वोपरि राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह स्थिति राजमती को किंचित अटपटी प्रतीत होती है और वह व्यंग विनोद के भाव से अपने पति को उत्तर देने लगती है। इसी प्रसंग को कवि ने बड़े रोचक और प्रेक्षणीय ढंग से प्रस्तुत किया है। रानी राजमती श्रृंगार करके अपने पति की शैया पर गई। राजा रानी बहुत प्रेम से सुखमय जीवन बिताने लगे। उस विशलदेव का वैभव उत्कर्ष पर था। उसके पास 1.25 लाख घोड़े, 700 हाथी और गढ़ मंदिर आदि थे। राजा को अपने राज्य वैभव पर बहुत गर्व था। नरपति नाले कहता है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, ऐसा ही संयोग होना था। रानी राजमती ने कहा कि गर्व मत करो, तुम्हारे जैसे अनेक राजा है। एक तो उड़ीसा का राजा जहाँ खानों से हीरे निकलते हैं। राजा को रानी का बोल चुभ गया। उसने 12 वर्षों तक उड़ीसा जाने का प्रण कर लिया। रानी को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि राजा ने पूछा कि 12 वर्ष की छोटी उम्र होते हुए तुमने उड़ीसा के वैभव की बात कैसे जान ली। रानी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई कि वह पूर्व जन्म में हिरणी थी और एकादशी का व्रत रखती थी। एक दिन एक शिकारी ने उसे मार डाला तो उसने जगन्नाथ का स्मरण किया और पूर्व दिशा में जन्म न देने की प्रार्थना की। रानी ने बहुत अनुनय विनय की, उड़ीसा न जाओ। अपने पीहर से हीरे लाकर भेंट करने का प्रलोभन भी दिया। ब्राह्मण को बुलाकर विलंब से मुहूर्त निकालने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने वैसा ही किया, पर किंतु राजा ने मुहूर्त की परवाह किए बिना प्रस्थान का निश्चय किया। रानी ने राजा की भाभी तथा भाइयों से ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह अपने वचनों पर दृढ़ था। शिकार से लौटकर राजा के अमावस्या के दिन अपने पिता का श्राद्ध किया। रानी ने फिर विनती की कि सीख दी कि वहाँ रनिवास में मत जाना, दासियों में हंसकर बात मत करना, चोर जुआरी शराब से बचना, राज्यसभा में सुनना ही बोलना मत। राजा ने अपने भतीजों को बुलाकर राज्यभार सौंपा और परिजनों को विलाप करता छोड़कर प्रस्थान किया। शुभ सुकुन वे बनास और चंबल पार की उड़ीसा पहुंचा, जहां उड़ीसा के राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया और प्रधान बना दिया। विशलदेव की उसकी भावज ने अनेक प्रकार से समझाया और यह भी कहा कि राजमती जैसा रतन सारे संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसी स्थिति में यदि राजमती को छोड़कर विशलदेव प्रवास के लिए जाता तो वह अनुचित होगा। इतना ही नहीं, समझाने के
क्रम में विशलदेव के समक्ष ये सभी बातें कही गई जो व्यवहारिक है, जीवन उपयोगी है और जिन्हें मानने से व्यक्ति का जीवन प्रसंग सुखद हो जाता है। विशलदेव रासो काव्य के अंतर्गत राजमती के वियोग को बड़े विस्तार के साथ प्रस्तुत किया। इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि विशलदेव रासो एक विशेष वियोग प्रधान काव्य है। राजमती 12 वर्ष तक विरह की आग में जलती रहती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करती रहती है। राजा के वियोग में खाना पीना छोड़ देती है, कोई भी औषधि तक ग्रहण नहीं करती। उसे सभी सहेलियाँ समझाती है, परिवार के लोग समझाते हैं, किंतु किसी के प्रबोधन का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजमती को बुरे बुरे स्वप्न आने लगते हैं। इस प्रकार ऋतुएं बदलती चली जाती है, पर वर्ष बीतते जाते हैं और राजमती वियोग वेला में अनेक प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हुई काल यापन करने लगती है। कवि नरपति नालय ने वियोग वर्णन की परंपरा का पालन करने के उद्देश्य से 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया और प्रत्येक महीने के अनुसार राजमती के वियोग को पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया।